नवोदय विद्यालय ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स, प्रिंसिपल, इन सब की वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, किस पोस्ट के लिए सीटेट की ज़रूरत है, किस पोस्ट के लिए सीटेट की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल कवर करेंगे। बीएड वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर बीएड आपने कर लिया है। अब इसमें ये भी देखेंगे कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स का क्या सीन रहता है, वो अप्लाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो सारी डिटेल आपको वीडियो में पोस्ट वाइज जो है देखने को मिलेगी। सबसे अच्छा रहता है महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा दी होती है यहाँ पर, खास करके नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आने वाली वैकेंसीज में। बात करें परमानेंट पोस्ट की, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होगा ये। रेसिडेंशियल स्कूल रहता है, आवासीय विद्यालय है, तो विद फैमिली भी आप रह सकते हैं, और अगर बैचलर कैंडिडेट हैं तो वो भी रह सकते हैं। रेसिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है, साथ ही साथ ऑल टाइम मील्स, टी, कॉफ़ी, स्नैक्स सब कुछ वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अगर एडिशनल आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, सपोज कोई भी एडिशनल जिम्मेदारी दी जाती है, सपोज अगर वार्डन नहीं है, आपको वार्डन का भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कुछ वक्त के लिए, तो उसके लिए एडिशनल पेमेंट भी की जाती है। तो सैलरी अच्छी रहती है और साल दर साल सैलरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलाउंसेस हैं सारे के सारे एज इट इज़ और इमीडिएट इफेक्ट से लागू किए जाते हैं। तो सैलरी शुरू में तो जो अच्छी दे रहे हैं, इसके बाद काफ़ी तेज़ी से सैलरी इंक्रीमेंट भी होती जाती है। 2 बार साल में डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता बढ़ेगा। ईयर एंड जैसे ही हुआ तो आपका बेसिक पे बढ़ जाता है। 5 साल हो जाने से ग्रेच्युटी मिलना शुरू हो जाता है। प्रोविडेंट फंड भी 2 होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। तो कुल मिला के काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं नवोदय विद्यालय समिति से आने वाली। एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें, एज में रिलैक्सेशन, सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, मोदी की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा। अगर आप सबको ध्यान होगा तो एक टेंटेटिव कैलेंडर जो है नवोदय विद्यालय समिति ने जारी किया रिक्रूटमेंट के लिए, कि ईयर 2025 जनवरी से लेकर मार्च तक में जिन कैंडिडेट के लिए अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह अपॉइंटमेंट लेटर देना है, उनके सभी के लिए एक्चुअली जनवरी 2025 से लेके मार्च 2025 तक अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दे देने की इनकी तैयारी है। अगर तो 38 जून 2024 तक सारी वैकेंसी की असेसमेंट ये कर लेंगे कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, कौन से सब्जेक्ट के, कौन से पोस्ट के, कहाँ कौन से रीजन में कितने सीट्स खाली हैं। और 15 जुलाई तक मोस्टली टेंटेटिव, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव लिखा है, इलस्ट्रेशन लिखा है, तो इसलिए 15 जून तक मोस्टली जो है ना विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हुआ तो प्लस माइनस 15 डेज, 1 मंथ हो सकता है, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लेटेस्ट आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेंगे। ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसीज आती हैं। 2 एडवर्टीजमेंट आते हैं नवोदय विद्यालय से, एक ऑल इंडिया लेवल पर जो आते हैं उसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नाम से बुलाएंगे, और एक नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट रीजन हो या ऑल इंडिया लेवल से वैकेंसीज आए, सभी राज्यों से आए या फिर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के जो 7 या 8 सिस्टर स्टेट है उनसे वैकेंसीज आए, सभी में पूरे जो देश के कैंडिडेट है, पूरी सभी जो स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरी के एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट है सब शामिल हो सकते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली जो एडवर्टीजमेंट है उसे स्पेशल रिक्रूटमेंट के नाम से बुलाते हैं। उसमें स्पेशल ये रहता है कि पहले 3 साल या 5 साल आपको नॉर्थ ईस्ट में ही काम करना पड़ता है, बाद में फिर आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ऑल इंडिया कहीं पर भी आपको पोस्टिंग देंगे, 3 या 5 साल बाद आप अपने जो सुटेबल लोकेशन है वहां के लिए ट्रांसफर मांग सकते हैं। ट्रांसफरेबल जॉब रहती है, ऑल इंडिया घूमते रहना होता है, हर 3 साल 5 साल पर ट्रांसफर होती रहती है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज जो है डिटेल्स। सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 का ही मैंने विज्ञापन लिया है, और उसमें जो है वही लगभग रहता है, कोई चेंज नहीं करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कई सालों से वैसा ही चल रहा है। तो जो सब्जेक्ट आएंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर, इनकी एलिजिबिलिटी वगैरह सब चेक कर लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अगर बात करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज आती हैं। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है,
ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज की वैकेंसीज देखने को मिलती हैं आपको। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में थर्ड लैंग्वेज के लिए भी वैकेंसीज आती हैं, जिसमें कि जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आसामी, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सब की वैकेंसीज देखने को आपको मिलती हैं। मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स में ही लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आती हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए आती है। आर्ट टीचर की वैकेंसीज आती हैं, और आर्ट ये अलग है, जो फाइन आर्ट, पेंटिंग, ये वाला आर्ट है, सोशल साइंस वाला नहीं। फाइन आर्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब वाला जो आर्ट है उनके लिए वैकेंसीज आती हैं, और म्यूजिक टीचर की वैकेंसीज आती हैं। ये जो अब इसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज क्राइटेरिया वगैरह समझेंगे। प्रिंसिपल की पोस्ट का छोड़ देते हैं, बाकी जो है ना डिटेल्स वो कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है शुरू हो रहा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, और इसमें क्या है, लेवल 8 47,600 की बेसिक पे रहता है, 65,000 67,000 तक आराम से सैलरी स्टार्टिंग बन जाती है। 40 इयर्स जनरल कैंडिडेट, अगर आप जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, मतलब आपके पास SC ST कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है, या आप महिला अभ्यर्थी नहीं है, फीमेल कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन देते हैं, वो एंड में देखेंगे। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है, 40 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है। कट ऑफ डेट क्या रहती है वो हम बाद में देखेंगे। तो 40 साल तक के कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैंडिडेट। इसमें मास्टर डिग्री 50% या एबव मार्क्स के साथ एग्रीगेट में होना चाहिए। मास्टर डिग्री के लिए ये सारे सब्जेक्ट बताएं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे बायोलॉजी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। कॉमर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, मेन मेजर, वो आपको देखना है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिजिक्स में भी काफी सारे ऑप्शंस दिए। तो इनमें से किसी में मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स एवरेज एग्रीगेट होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में अभी ऐसा कुछ नहीं रहता, इंटरव्यू के टाइम में जो है ना आप हिंदी बोले या इंग्लिश बोले वो चलता है। डिजायरेबल वाली जो क्वालिफिकेशन है उसको, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, बस आप पोस्ट ग्रेजुएट 50% 50% या अबव मार्क्स के साथ और बीएड के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए काफी सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। बी या बीटेक के कंप्यूटर साइंस या आईटी से 50% या अबव मार्क्स के साथ, या फिर बी या बीटेक आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी आईटी एमसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए वाले, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। तो काफी सारे इसमें ऑप्शन है। इसमें बीएड जरूरी नहीं होता, बीएड डिजायरेबल में है, अगर विदाउट बीएड भी आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो ये अच्छा है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अभी देखेंगे कि क्या इन्होंने बताया, एज में रिलैक्सेशन का एंड में कवर करेंगे। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन जानना है किस कैटेगरी से आप हैं, तो एज में रिलैक्सेशन है या नहीं है, यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया वो जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। तो पे के लिए 44,900 की बेसिक पे है, सारे अलावेंसेस वगैरह मिलाएंगे आराम से सैलरी 60,000 60,000 स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। 35 साल जनरल कैंडिडेट अपर एज लिमिट है, ऊपरी आयु सीमा। कट ऑफ डेट क्या रहती है एज कैलकुलेशन के लिए वो भी देखेंगे। इसमें कैसे बता रहे हैं कि इंटीग्रेटेड वाले हैं तो वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, जिन्होंने इंटीग्रेटेड वगैरह 4 ईयर वाला किया हुआ है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। नॉर्मल जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, कंसर्न सब्जेक्ट में एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। तो जो सब्जेक्ट है जैसे कि इंग्लिश टीजीटी हिंदी है या टीजीटी इंग्लिश है, तो हिंदी में भी 50% एंड अबव होना चाहिए। और आपका एवरेज में भी जो है ग्रेजुएशन के एवरेज में और भी कुछ कुछ सब्जेक्ट रहते हैं ना, वो उसमें आपका एग्रीगेट में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे देखना पड़ता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। हिंदी में हिंदी 3 साल पढ़ा होना चाहिए, इंग्लिश में इंग्लिश 3 साल पढ़ा होना चाहिए, इजी सिंपल है। मैथ्स में यहाँ पर बताते हैं कि बैचलर डिग्री इन मैथ्स होना चाहिए अलॉन्ग विद फिजिक्स। ग्रेजुएशन आपने मैथ्स में होना चाहिए, साथ में आपने फिजिक्स जरूर पढ़ा होना चाहिए, और साथ में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में कोई एक सब्जेक्ट जरूर पढ़े। ये 4 में से कोई एक जरूर पढ़ा होना चाहिए मैथ्स के लिए। लेकिन मैथ्स पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में, फिजिक्स भी होना चाहिए, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए।
इसी तरीके से अगर टीजीटी साइंस का देखेंगे तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 years। तीनों साल आपने पढ़ा होना चाहिए। और इसमें कुछ कंडीशन भी दी हुई है, वो भी आपको देखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सोशल स्टडीज के लिए भी खास कंडीशन रहता है कि इसमें इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड 2 subjects आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में कोई 2 सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ाना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो होना ही चाहिए। हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, और उसके बाद फिर जो है इन चारों में कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। 50% या अबव मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में भी, एग्रीगेट में भी होना चाहिए ग्रेजुएशन में। थर्ड लैंग्वेज के लिए सेम है। इसके बाद जो है फॉर ऑल टीजीटी, जितने भी टीजीटी के पोस्ट है उसमें सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाला जो था ना, उसमें सीटेट की जरूरत नहीं थी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आपका सीटेट पेपर 2 होना ही चाहिए। साथ में आपका बीएड डिग्री होना चाहिए। अगर आपने 4 year वाला इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ है, बीए एड, बीएससी एड वगैरह किया हुआ है, तो फिर बीएड एग्जाम का मतलब बीएड अलग से नहीं चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड में बीएड है ही। तो जिन्होंने प्लेन ग्रेजुएशन किया उनको बीएड चाहिए, सीटेट पेपर 2 तो सभी को चाहिए। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना वो बाद में आ जाता है, सीख जाते हैं, उसका कुछ नहीं। मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी समझ लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या म्यूजिक में बीएड चाहिए। तो मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी, जनरल कैंडिडेट के लिए 35 years ऊपरी आयु सीमा है, सैलरी वैसे ही 60,000 के अराउंड हो जाएगी। म्यूजिक में कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बैचलर डिग्री विद म्यूजिक होना चाहिए, या फिर हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, किसी भी एक सब्जेक्ट से होना चाहिए। संगीत विशारद एग्जाम पास किया है, या कई सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन बीएड नहीं चाहिए होता है। बीएड इसमें म्यूजिक में नहीं चाहिए, सीटेट भी नहीं चाहिए। आर्ट का भी सेम है, कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बीएड जरूरी नहीं होता है, सीटेट की भी जरूरत नहीं होती है। सीटेट और बीएड की जरूरत आर्ट टीचर के लिए भी नहीं होती है। डिजायरेबल में दिया हुआ है, देखें, ये जरूरी नहीं है। बीएड है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सारे जो स्क्रीनशॉट ले लें, इनमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आर्ट टीचर के लिए 35 साल तक के जनरल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से तो एज में रिलैक्सेशन देखे नीचे आ रहा है, वो कवर करेंगे। सभी पोस्ट के लिए एज में रिलैक्सेशन एक बार में कवर करेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीपेड, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डीपेड वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, प्रोवाइडेड दैट द एडमिशन क्वालिफिकेशन फॉर द डिप्लोमा इज एटलीस्ट अ यूनिवर्सिटीज डिग्री। तो ये देख लें। लाइब्रेरियन के लिए बी लिप वाले कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन है और 1 year डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए भी बीएड की जरूरत नहीं है ऐसी। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, आपको सर्टिफिकेट बनवानी होगी, उसकी फॉर्मेट आ जाती है। वो फॉर्मेट वेबसाइट पे आ जाता है जब एप्लीकेशन वगैरह शुरू होते हैं, तो वो फॉर्मेट में आपको SC/ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट रेडी करना होता है। तो 5 साल की 5 years की रिलैक्सेशन ऊपरी आयु सीमा में हर पोस्ट के लिए। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर 40 years अपर एज लिमिट था, तो SC/ST कैंडिडेट है तो 45 years। इसमें जो है ना, विमेन कैंडिडेट अगर ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर कैंडिडेट है, उनको 3 साल की छूट मिलती है। विमेन कैंडिडेट जो है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर, सभी के लिए प्रिंसिपल वाली पोस्ट छोड़ के 10 साल की छूट मिलती है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ऊपरी आयु सीमा महिलाओं के लिए 50 साल हो गई। अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो ऊपरी आयु सीमा जो है 45 years हो गई। और अगर मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी आप अप्लाई करना चाहेंगे तो 45 years ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट हो गई। तो अच्छी खासी जो है ना एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफी अच्छा होता है। तो ये सारे जो है ना, अब इसमें जो है ना कट ऑफ डेट, बहुत लोग पूछते हैं अपियरिंग वालों का क्या होगा वगैरह, तो कट ऑफ डेट यहाँ पर क्या लिखते हैं ये देखिए तो पता चलेगा अपियरिंग वालों का क्या सीन रहता है। कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज limit etc. will be closing date for submission of online application by candidates in India। तो कहने का मतलब है कि लास्ट डेट जो रहती है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, सपोज कि जुलाई में आ जाता है एडवर्टीजमेंट, तो अगस्त 2024 तक मान लेते हैं एक एग्जाम्पल,
कि या अगस्त में एडवर्टीजमेंट आती है और सितंबर 2024 लास्ट डेट है। तो सितंबर तक आपका लास्ट डेट जो भी रहेगा, लास्ट डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन सब कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई करेंगे। अगर कोई आपको बता रहा है कि अपियरिंग वाले कर सकते हैं, तो अपियरिंग वाले नहीं कर सकते, अपियरिंग वालों को मौका नहीं देते। तो ये क्लियर हो गया, साफ साफ लिख देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो एनेक्सियर 2 वगैरह, एनेक्सियर ये प्रोवाइड करते हैं कि कैसा सर्टिफिकेट आपका ST SC कैटेगरी का PWD का होना चाहिए। अब एग्जाम में कैसा पूछते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या रखते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट हो सकता है। अब कंप्यूटर बेस्ड में पिछली बार तो बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारी जो है ना केसेस आ गई थी, फ्रॉड केसेस काफी आ गए थे। तो अब ये एग्जाम चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये छोटा मोटा चेंज हो सकता है कि CBT हो भी सकता है या फिर वो ऑफलाइन मोड में एग्जाम रख देंगे, क्योंकि नेट का एग्जाम इन्होंने इस बार ऑफलाइन रखा, सीटेट का एग्जाम ऑफलाइन, तो हो सकता है कि ऑफलाइन कर दें। तो ये चेंज होगा, अदरवाइज सब कुछ लगभग सेम रहता है, 99% चीजें सेम रहेंगी। फिर एक इंटरव्यू होगा, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है एग्जाम में परफॉर्मेंस के हिसाब से जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए फिर एक इंटरव्यू होगा, और उसी के बेसिस पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको जो है ऑल ओवर इंडिया जो है सेंटर्स बनाए जाते हैं एग्जाम के, ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि सभी राज्यों से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो सेंटर का प्रॉब्लम नहीं होता, आपको अपने आसपास कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा, या 2-3 घंटे की ट्रैवलिंग पे आपको कोई सेंटर जरूर मिलेगा, बहुत पास नहीं। अब जो ना एग्जामिनेशन में क्या रहता है इनका, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या रहता है, पार्ट 1 रहता है जनरल अवेयरनेस, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। CBT कहने का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो खास हिंदी है वो तो हिंदी में पूछेंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश में पूछेंगे, बाकी जो रहता है जैसे जनरल अवेयरनेस है या और भी जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है वो हिंदी में भी पूछेंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप पढ़ के आंसर कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन रहेगा तो OMR शीट देंगे, उसमें फिल करना रहेगा, मतलब वस्तुनिष्ठ ही रहता है, रिटन एग्जाम नहीं रहता है, वस्तुनिष्ठ रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहते हैं। जिसमें कि नवोदय में जनरल सिस्टम अलग है। नवोदय में पहले तो आपको पार्ट 6 में एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट देते हैं, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी रहेगा 10-10 मार्क का, और उसमें आपको 4 इंग्लिश में आउट ऑफ 10 लाना है, 4 हिंदी में आउट ऑफ 10 अलग से लाना है, तो आप क्वालिफाई हुए। अगर 4 से कम लाते हैं, अगर 3 आउट ऑफ 10 लाते हैं, 3 आउट ऑफ 10 इंग्लिश या हिंदी में भी किसी में ले आते हैं आप, तो मतलब आप क्वालिफाई नहीं हुए, यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो गए लैंग्वेज पार्ट में। तो डिस्क्वालीफाई होने पर फिर बाकी आपने कुछ भी लिखा, कहीं पे कोई भी आंसर किया, उससे कोई मतलब नहीं, ये पेपर पोर्शन चेक होगा ही नहीं। तो ये पोर्शन चेक हो, इसके लिए आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपको क्वालिफाई होने के लिए हिंदी इंग्लिश को मजबूत करना पड़ेगा। तो अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो ये पार्ट से शुरू करें, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं हुए, बाकी सारी चीजें तो बहुत पढ़ लिया आपने, NEP पढ़ लिया, सारी चीज पढ़ ली, हिंदी इंग्लिश में क्या पूछ रहे हैं बहुत ईजी रहता है, कुछ बहुत हार्ड नहीं रहता है, इस पे ध्यान दें। पहले क्वालिफाई होगा तो बाकी का सेक्शन चेक होगा, फिर ये मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, ये मार्क्स मेन एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए देखेंगे। जैसे क्वालिफाई हो गया कैंडिडेट तो आगे का चेक होना शुरू हो जाएगा, ये ऐड नहीं होगा, आपके मेरिट लिस्ट बनाने के लिए ऐड नहीं होने वाले, जुड़ने नहीं वाले ये मार्क्स। तो पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है, नॉलेज ऑफ ICT है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, और डोमेन का आपका जो, ये किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। बाकी जो है ना 80 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से पूछेंगे, 3 घंटे का टाइम देंगे, 3 आवर्स का टाइम देंगे। और पार्ट 1 टू पार्ट 4 जो ना कॉमन रहेंगे सभी के लिए। पार्ट 5 में आपका अपना सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश वालों को इंग्लिश पूछेंगे, सोशल स्टडीज है, हिंदी है तो हिंदी पूछेंगे, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स पूछेंगे, वो अलग रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और मिसलेनियस टीचर के जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा सेम रहेगा। निगेटिव मार्किंग का भी देखेंगे, निगेटिव मार्किंग है नहीं है वो देखते हैं आगे। इसमें भी क्वालिफाइंग वाला रहता है सेक्शन कि आपको हिंदी इंग्लिश और एक जनरल, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में एक और रहता है रीजनल लैंग्वेज भी रहता है। रीजनल लैंग्वेज आपको एक चूज करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। रीजनल लैंग्वेज कौन कौन सा है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज चूज करना होगा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, TGT के लिए, और मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए। तो 4 आउट ऑफ 10 हिंदी में लाना होगा, 4 आउट ऑफ 10 इंग्लिश में लाना होगा, 4 आउट ऑफ 10 रीजनल लैंग्वेज में लाना होगा।
तो आप क्वालिफाई हुए। अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो बाकी का पेपर जो है आपका चेक नहीं होगा। तो ये सबसे पहले 30 मार्क्स में, और 30 में ऐसा नहीं कि 30 आउट ऑफ 30 लाना है, नहीं, सब में लाना है। 4 आउट ऑफ 10 इंग्लिश सब में अलग से लाना है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन ईच लैंग्वेज 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में 4 मार्क्स लाने हैं आपको, तो आपका बाकी जो है ना चेक होगा। अब इसमें भी वही है, 10 मार्क्स रीजनिंग आईसीटी मतलब कंप्यूटर पे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे, बाकी आपका सब्जेक्ट से 80 मार्क्स का रहने वाला। 3 आवर्स का टाइम देंगे। सीबीटी हो सकता है, नहीं तो ऑफलाइन होगा तो ओएमआर शीट दी जाएगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब जो रीजनल लैंग्वेज एक आपको चुनना है, उसमें आपको अगर कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं आता तो फिर हिंदी का ऑप्शन रहेगा, हिंदी चुन लें, या इंग्लिश का ऑप्शन रहेगा, इंग्लिश चुन लें। अदरवाइज आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, बोडो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गारो, खासी, मिजो, इंग्लिश, इनमें से कोई भी एक जो है ना आपको रीजनल लैंग्वेज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर के लिए चुनना पड़ेगा। एडमिट कार्ड वगैरह ऑनलाइन आ जाता है, उसका प्रॉब्लम नहीं रहता है। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। अब इसमें जो है ना निगेटिव मार्किंग एक आपको देखना है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग का कैसा है, 1/4 मार्क कट होंगे। एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन है अगर, तो एक गलत आंसर, 1 रॉन्ग आंसर पे 1/4 मार्क मीन 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। दूसरे तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि 4 गलत 4 रॉन्ग आंसर्स के लिए 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। तीसरे तरीके से समझ सकते हैं कि आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं, तुक्के लगा दिया, चलो सब पेपर भर के चले आते हैं, सही हो गया तो सही हो गया, गलत हो गया तो गलत हो गया। वो तो तब करेंगे आप जबकि बिल्कुल आपने पढ़ाई की ही नहीं है, तो वैसे भी सिलेक्शन के चांसेस नहीं है, तो चलो सही हो या गलत हो, माइनस में भी मार्क्स आ गए तो चलेगा। वैसे में आप तुक्का लगा, अगर आप सीरियस है कि एग्जाम क्रैक करना है तो फिर आप तुक्के लगाने के यहाँ पे कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। जिस क्वेश्चन में आप श्योर रहेंगे वही पार्ट आप चेक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब इस पे बुक्स वगैरह के लिए भी एक मैं अलग से, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं वीडियो बना देती हूँ। अभी चलते हैं सिलेबस की तरफ कि सिलेबस का क्या सीन रहता है। की जो एडवर्टीजमेंट आ जाएगी तो सिलेबस भी जो है ना अपलोड कर देते हैं 10 दिन के अंदर। तो यहाँ पर पहले से भी सिलेबस है, अब वो अपलोड करेंगे। सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज नहीं होने वाला होता है, एक आधा टॉपिक अगर चेंज कर दिया तो अलग बात है। तो सिलेबस जो है ना 2020 वाला आप देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज सिलेबस देखें, सबके लिए ना टॉपिक वाइज सिलेबस, पोस्ट वाइज सिलेबस दिया हुआ है। टॉपिक वाइज सिलेबस फॉर टीचिंग पोस्ट, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, स्पेशल रिक्रूटमेंट, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये पूरा जो है ना सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक सिलेबस फॉर सबके लिए। सिलेबस जो ऑलरेडी 2022 में जो रिक्रूटमेंट आई थी वो देखें। टीजीटी के लिए इंग्लिश हिंदी सबके लिए सिलेबस दिया हुआ है, टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए सिलेबस दिया हुआ है, पीजीटी के लिए भी सिलेबस दिया हुआ है, सबके लिए दिया हुआ है सिलेबस अलग अलग से। तो आपको अभी से थोड़ा आइडिया लेना है। आइडिया क्या, लगभग यही रहेगा 90%। 10% वो दिखाने के लिए कि भाई नया रिक्रूटमेंट है तो कुछ नया करना है, तो थोड़ा 5-10% इधर उधर करेंगे। 90% तो आपका यही सिलेबस होने वाला है, तो ये आप देख लें, काम हो जाएगा। तो मोस्टली मुझे लग रहा है मैंने सारी चीजें कवर की हुई हैं। एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया, एज में रिलैक्सेशन, सैलरी, रिक्रूटमेंट जुलाई अगस्त सितंबर तक आ जाएंगे 2024 में ही। ऑल इंडिया लेवल से परमानेंट वैकेंसीज रहेंगी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब कैलेंडर की अगर आप चाहते हैं तो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके 2020 वाला 22 वाला देख लें। उसके बाद फिर जो है सिलेबस की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। ये जो 2022 में रिक्रूटमेंट हुआ था इसके सारे सिलेबस पड़े हुए हैं, तो ये आप चेक कर लें सब्जेक्ट वाइज। अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगर आप बुक्स के लिए कमेंट करेंगे तो मैं बुक्स के लिए अलग से वीडियो एक अपलोड कर दूंगी। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही। अगर आपको लगा कि यूजफुल है या कुछ रह गया बताने को तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको यूजफुल लगा वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए भी ऐसी ही एक जो है ना डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी।